हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मौर्य पाठशाला में। मैं सतीश सर आपका आज ये फिजिक्स का 6th लेक्चर होगा। बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि गोलीय दर्पण में यदि आपको डायग्राम बनाने दे कि वस्तु को कहीं पर रखा जाता है तो बताइए उसका प्रतिबिंब कैसे कहाँ पर बनेगा। इसको डायग्राम से अगर आपको बनाने बोले तो बच्चों इसको कैसे बनाना है एग्जाम में, ताकि इससे 2 नंबर हमको एग्जाम में एकदम फिक्स हो जाए। और बच्चों अक्सर बिहार बोर्ड में ये पूछा जाता है कि डायग्राम बनाइए। जो गोलीय दर्पण है उसके द्वारा प्रतिबिंबों का बनना बच्चों आज हम लोग सीखेंगे, है ना। आपका ये आज का क्लास है गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। याद रखिएगा बच्चों कि आज के क्लास से, इस वीडियो से आपको एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो बच्चों बिना टाइम गवाए हुए आज की कक्षा का शुरुआत करते हैं। और बच्चों यदि आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखना है तो आपको सबसे पहले कुछ रूल्स याद रखने होंगे प्रतिबिंब को बनाने के लिए गोलीय दर्पण के द्वारा। वो रूल्स क्या है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रूल्स। क्या समझते हैं? रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज मतलब बच्चों प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है ना उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या क्या रूल्स है तो पहला देखो, अगर हम बच्चों अवतल दर्पण की बात करें, कौन से दर्पण की बात करें? अवतल दर्पण की बात करें। अगर अवतल दर्पण की मैं बात करूं और बच्चों इसमें सबसे पहले ये मान लीजिए एक अवतल दर्पण है और ये इसका प्रधान अक्ष है। ये अवतल दर्पण और ये इसका प्रधान अक्ष। पहला रूल क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु अनंत पे हो तो उनसे जो आने वाली प्रकाश की किरण होगी वो प्रधान अक्ष के समांतर होगी। और वो जब कोई ऐसी प्रकाश की किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है, कौन से दर्पण पर आपतित होती है? अवतल दर्पण पर आपतित होती है। तो बच्चों याद रखिएगा ये प्रकाश की किरण हमेशा इस दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके ही गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी बच्चों? फोकस से होकर ही गुजरेगी। ये मान लीजिए दर्पण का फोकस है और यह वक्रता केंद्र है, तो बच्चों परावर्तन के बाद ये कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ये पहला रूल है। और बच्चों यदि आपके पास कोई उत्तल दर्पण हो, कौन सा दर्पण हो? उत्तल दर्पण हो, तो इसमें क्या याद रखना है आपको कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है, किसके समांतर आपतित होती है? प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो यह बात आपको याद रखना कि परावर्तन के बाद ये ऐसा होता है कि ऐसा आपको लगेगा कि ये प्रकाश की किरण जो है ना ये फोकस से निकल के आ रही है। कहां से निकल के आ रही है बच्चों? फोकस से निकल के आ रही है। तो पहला, अगर आपको कहीं भी डायग्राम बनाना है, इमेज फॉर्मेशन करना है, प्रतिबिंब बनाना है, तो एक किरण हमेशा आप लेना। वो कौन सा? प्रधान अक्ष के समांतर। और यदि आप प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण लेते हो तो परावर्तन के बाद उसको कहां से भेजना है? हमेशा फोकस से भेजना। और यदि उत्तल दर्पण में बना रहे हो तो प्रधान अक्ष के समांतर तो लेना आपतित किरण, लेकिन परावर्तन के बाद बच्चों इसको ऐसा दिखाना कि ये कहां से निकल के आ रही हो? ये निकल के आ रही है फोकस से होकर। ये पहला रूल है। और बच्चों अब देखो दूसरा रूल हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा रूल देखो पढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है बच्चों ये जस्ट इसका अपोजिट। जस्ट इसका अपोजिट कहने का क्या मीनिंग हुआ कि बच्चों ये मान लीजिए एक अवतल दर्पण है और ये इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है। दूसरा रूल ये है बच्चों कि यदि कोई किरण फोकस से होते हुए अवतल दर्पण पर आपतित होती है, कहां से होते हुए? फोकस से होते हुए अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो आपको याद रखना है दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहां से होकर निकलेगी? ये प्रधान अक्ष के समानांतर लौटेगी। दूसरा रूल जस्ट पहले वाले रूल का उल्टा है या नहीं है? पहले वाले रूल में ये था कि यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। इस रूल में यह है कि यदि कोई किरण फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर लौटेगी। ये तो बच्चों हो गया अवतल दर्पण में। और यदि मैं उत्तल दर्पण की बात करूं, कौन से दर्पण की बात करूं बच्चों? उत्तल दर्पण की बात करूं तो मान लीजिए ये कोई उत्तल दर्पण है। कौन सी दर्पण है?
उत्तल दर्पण है, और ये इसका प्रधान अक्ष है, ये फोकस है बच्चों, और ये इसका एक वक्रता केंद्र है। अब अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण में कोई एक प्रकाश की किरण है जो ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ आ रही है, कहां आ रही है बच्चों, फोकस की तरफ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि ये एकदम प्रकाश की किरण आ रही है किधर, फोकस की तरफ। लेकिन ये उत्तल दर्पण है, तो जैसे ही बच्चों इससे परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद ये जो बच्चों परावर्तित किरण है ये प्रधान अक्ष के समानांतर लौटेगी। कैसे लौटेगी, प्रधान अक्ष के समानांतर। तो ये रूल आपको याद रखने हैं। पहला वाला रूल क्या था, अगर प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी परावर्तन के बाद फोकस से लौटेगी, और उत्तल दर्पण में अगर फोकस की तरफ आ रही है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर लौटेगी। क्या ये याद रहेगा बच्चों, ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल कौन सा है, तो बच्चों देखो तीसरा रूल भी इसी तरह कुछ है। मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और बच्चों ये इसका प्रधान अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है, प्रधान अक्ष है, और बच्चों ये पोल है, ये फोकस है, और ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र है। ये पोल, ये फोकस, और ये इसका क्या, वक्रता केंद्र। तो बच्चों तीसरा रूल ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई क्या बच्चों, प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, कहां से होते हुए, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, तो बच्चों परावर्तन के बाद ये किरण कहां से होकर लौटेगी, तो याद रखना ये उसी पथ से होते हुए लौटेगी। ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है समतल दर्पण में, क्या पढ़ रखा है बच्चों समतल दर्पण में, कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो कहां से होके जाएगी, तो भाई उसी पथ पे लौटेगी। क्योंकि आपतन कोण का मान चूंकि 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होना चाहिए, इसीलिए उस पथ पर लौटती है। और इसमें भी आप जानते हो कि अगर हम वक्रता केंद्र से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह दर्पण पर एक लंब होता है, और यह प्रकाश की किरण उसी लंब से होते हुए जा रही है, मतलब यह इस पे लंबवत आपतित हो रही है, और अगर लंबवत आपतित हुई है तो उसी पथ पर लौटेगी। यह था बच्चों रूल किसका, अवतल दर्पण का। अब देखिए किस दर्पण की बात करते हैं, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण की। कौन से दर्पण की, उत्तल दर्पण की। अगर मैं बात करूं बच्चों उत्तल दर्पण की, जिसमें ये मान लीजिए पोल है, ये फोकस है, और ये इसकी वक्रता केंद्र है। उत्तल दर्पण में भी यही है। इसमें हाँ ऐसा है कि इसमें कोई प्रकाश की किरण आपको अगर लगेगा कि ये एकदम वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है, तो आप हमेशा याद रखना परावर्तन के बाद भी आपको यही लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरण है ये वक्रता केंद्र से एकदम निकल के आ रही है। मतलब ये कि अगर कोई प्रकाश की किरण को तुम वक्रता केंद्र के तरफ जाते हुए दिखाते हो तो परावर्तन के बाद भी तुमको उसको उसी पथ पर भेजना होगा। बच्चों ये 3 रूल इंपॉर्टेंट है। एक चौथा भी चीज मैं आपको बता देता हूं, वो क्या कि अगर तुमको इमेज फॉर्मेशन करना है तो बच्चों आप लोग एक और चीज याद रख लेना। मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, और ये इसका वक्रता केंद्र है। तो बच्चों यदि मान लीजिए कोई किसी प्रकाश की किरण को आप पोल पर आपतित करवाते हो, ध्रुव पर आपतित करवाते हो, तो परावर्तन के बाद बच्चों इसको उतना ही कोण बनाते हुए भेजना जितना कोण ऊपर बन रहा होगा। अगर बच्चों ऊपर अंदाज से इतना कोण बन रहा है तो उतना ही कोण लगभग नीचे बनाते हुए भेजना, है ना। मतलब यहां क्या कि जितना कोण ये उतना कोण ये, इसको बच्चों आर कहेंगे, इसको आई कहेंगे। और सेम चीज आपको करना है किसमें, तो सेम चीज बच्चों आपको करना है किसमें, तो उत्तल दर्पण में। अगर कोई प्रकाश की किरण यहां आपतित होती है तो एकदम ऐसे लौट जाएगी, है ना। चलो ये कुछ रूल्स थे जो आपको जानना जरूरी था यदि आप इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना अच्छे से सीखना चाहते हो तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। तो चलो
अब हम लोग बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन, लेकिन किसके द्वारा? तो बच्चों हम लोग इमेज फॉर्मेशन जानने वाले हैं अवतल दर्पण के द्वारा। पहले अवतल दर्पण में, कौन से दर्पण में बच्चों? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ओके, अब देखो, अब अगर मैं बात करूं बच्चों अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों वस्तु को दर्पण के सापेक्ष कहां पर रखा गया है। इसलिए बच्चों इसमें अलग अलग स्थिति आती है और कुल हम लोग 6 केस पढ़ने वाले हैं, 6 स्थितियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों पहला जो हमारा केस है, पहला जो हमारा कंडीशन है वो कौन सा है? वो है हमारा बच्चों पहला केस, इसको लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट। पहले केस में बच्चों हम लोग ये मानेंगे कि जो वस्तु है ना वो दर्पण से काफी दूर है, और काफी दूर का मतलब हुआ कि मान लो अनंत दूरी पर। कितनी दूरी पर? अनंत दूरी पर। तो बच्चों पहले केस में हम लोग लिखेंगे क्या? जब वस्तु कहां पर स्थित हो बच्चों? अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहां पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। पहले केस क्या है बच्चों कि जब वस्तु कहां पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। तो सबसे पहले आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है उस वस्तु का जो अनंत पर स्थित है। तो सबसे पहले इसके लिए आप एक बात करो, एक अवतल दर्पण का फॉर्मेशन करो। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। ये मान लो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इस साइड हमने क्या किया? पेंट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? पेंट कर दिया। अब देखो, अब सबसे पहले आप इसमें एक, उसके बाद क्या करो? एक प्रधान अक्ष खींचो। ये खींच दिए प्रधान अक्ष। अब आप जानते हैं ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? दर्पण का ध्रुव होगा P, ये फोकस होगा जिसको लिखेंगे F, और ये वक्रता केंद्र होगा जिसको लिखेंगे क्या बच्चों? C। क्या लिखेंगे इसको? C। अब देखो बच्चों आप लोग एक बात, क्या कि हमको वस्तु कहां पर दिया गया है? हमको जो है ना बच्चों वस्तु अनंत पर दिया गया है। कहां पर दिया गया है? अनंत पर। अब एक बात बताओ, अनंत पर वस्तु को दिखाएंगे कैसे? तो बच्चों हम ये मान लेते हैं अनंत पे वस्तु है, लेकिन उनसे जो आने वाली प्रकाश की किरण है ना वो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। और बच्चों एक बात और याद रखना कि प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम आप कितने किरण लेना? 2 किरण लेना। कम से कम कितने किरण लेना है? 2 किरण। तो हम मान लिए कि 2 किरण है जो अनंत पर स्थित वस्तु से आ रही है, और दोनों बच्चों कैसे आ रही है? तो प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। जैसे सूर्य, चूंकि वो अनंत दूरी पर स्थित है तो उनसे आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होगी, तो मान ली वो प्रधान अक्ष के भी समांतर है। और बच्चों अभी अभी आपने एक रूल पढ़ा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर लौटेगी। तो बच्चों दोनों ही किरणें को तुम कहां से लौटा देना? फोकस से लौटा देना। कहां से लौटा देना बच्चों? फोकस से लौटा देना। अब देखो ये दोनों अनंत से आ रही, अनंत पर स्थित वस्तु से आ रही आपतित किरणें हैं, और ये दोनों परावर्तित किरणें हैं। और बच्चों परावर्तित किरणें देखो इस बिंदु पर एक दूसरे से मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हाँ, आपने पढ़ा है कि जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो बच्चों इस बिंदु पर देखो ये दोनों ही परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही है, इसका मतलब यही बिंदु वस्तु का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। तो बच्चे इसका मतलब ये प्रतिबिंब है। तो अब देखो हम लोगों को क्या करना है, इसके बारे में लिखना है। क्या क्या लिखना है बच्चों? तो देखो सबसे पहले जो आपको लिखना है वो ये कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है। इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति। क्या कहेंगे इसको हम लोग? प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब कहां बनता हुआ आपको दिख रहा है? तो बच्चों उसी तरफ बनता हुआ दिख रहा है जिस तरफ वस्तु है। और कहां पर? फोकस पर। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों एफ पर। फोकस को क्या लिखेंगे? एफ पर। ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूं बच्चों, मुझे बताओ प्रतिबिंब का आकार कैसा है? क्या पूछता हूं मैं आपको कि प्रतिबिंब का
आकार कैसा है? बच्चों मुझे बताओ प्रतिबिंब का आकार कैसा है? तो आकार आप देख रहे हो एकदम दोनों किरणें ना प्रधान अक्ष के ऊपर ही आके मिलती है, मतलब प्रतिबिंब का आकार एकदम बेहद ही छोटा है, बिंदु के समान है। कैसा है बच्चों? बिंदु के समान। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु जैसा। क्या लिखेंगे बच्चों? बिंदु जैसा। और दूसरा देखो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब हुआ बच्चों, प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है? चूंकि यहां ये दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही है, और यदि ये दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती है ना, तब इसको हम लोग कहेंगे कि यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों? वास्तविक। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की क्या बच्चों? अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा। कैसा होगा बच्चों? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक व उल्टा। क्या ये बात आपको याद रहेगा? तो चलो बच्चों, ये डायग्राम आप याद रखना। अगर कोई वस्तु अनंत पे हो तो उनसे क्या करना, दो प्रकाश की किरण लेना और दोनों को ही प्रधान अक्ष के समांतर लेना है, और दोनों ही परावर्तन के बाद कहां से गुजारना है बच्चों? दोनों को ही फोकस। ये लाइन आप थोड़ा सीधा रखना, मेरा लाइन सीधा नहीं दिख रहा होगा। और चूंकि दोनों ही परावर्तित किरणें फोकस पर मिल रही है, इसलिए मैंने क्या लिखा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार आपको बेहद ही छोटा दिख रहा होगा, तो इसलिए मैंने लिखा बिंदु जैसा। और बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है? तो चूंकि ये किरणें वास्तव में मिल रही है, इसलिए कैसा होगा? वास्तविक। और वास्तविक है तो बच्चे उल्टा होगा ही होगा। तो चलो, ये पहला केस था। अब हम लोग बच्चों दूसरा केस पढ़ते हैं, और हमारा दूसरा केस क्या है तो ध्यान से देखो। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अभी हम पहले वाले केस में वस्तु को अनंत पर रखे थे, अब धीरे धीरे वस्तु को ना दर्पण के करीब लाएंगे। कहां लाएंगे बच्चों? दर्पण के करीब। अब करीब का क्या मतलब हुआ, तो चलो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले ना एक दर्पण का फॉर्मेशन करते हैं। ये मान लो बच्चों आपका क्या है? दर्पण है। क्या है भाई साहब? दर्पण, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में इस साइड हमने पेंट कर दिया। ये बच्चों इसका प्रधान अक्ष हमने ड्रॉ कर दिया। कौन सा अक्ष बच्चों? प्रधान अक्ष। ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस है, ये क्या है बच्चों? इसका वक्रता केंद्र है। और अब एक बात बताओ, पहले वस्तु को अनंत पर रखे थे, तो अनंत से अब अगर वस्तु को करीब लाएंगे, क्या लाएंगे बच्चों? करीब लाएंगे दर्पण के, तो करीब आने का मतलब कहां रखना पड़ेगा बच्चों? करीब आने का मतलब है कि वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं। कहां रख रहे हैं बच्चों? अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो बच्चों ये एक वस्तु है, इस वस्तु का नाम मैंने क्या रखा? ए बी। और ये वस्तु को अनंत से थोड़ा दर्पण के पास लाए, लेकिन अभी भी वक्रता केंद्र से के पास नहीं लाए हैं। तो इस स्थिति को लिखेंगे क्या कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु कहां कहां स्थित हो बच्चों? अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब वस्तु कहां स्थित हो? तो वक्रता केंद्र के परे हो। परे होने का मतलब बच्चों वक्रता केंद्र के बाद कहीं पर हो। अब ये हमारा वस्तु हो गया। अब इस वस्तु का हमको प्रतिबिंब बनाना है अवतल दर्पण में। तो बच्चों प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको मैंने कहा कि कम से कम कितने किरणों की जरूरत है? 2 किरणों की जरूरत है। तो पहला किरण हमेशा आप ना बच्चों प्रधान अक्ष के समांतर लेना। पहला किरण कैसा लेना है आपको? हमेशा प्रधान अक्ष के समांतर। तो चलो लेते हैं, एक किरण लिए, प्रधान अक्ष के समांतर भेज दिए। कहां से भेज दिए बच्चों? प्रधान अक्ष के समांतर भेज दिए। अब ये जो किरण है, चूंकि ये प्रधान अक्ष के समांतर है, तो मैंने आपको रूल बताया कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर निकलेगी। तो बच्चों इस प्रकाश की किरण को कहां से भेज देना है? फोकस से होकर भेज देना है। कहां से भेज देना है बच्चों? फोकस से। अब दूसरा कौन सा लें? दूसरा जो किरण है वो कौन सा लें? तो देखो भाई,
दूसरा आपको क्या लेना है, तो आपके पास ढेर सारा तरीका है लेने का। आप वक्रता केंद्र से होते हुए ले सकते हो, या बच्चों दूसरा आप जो है फोकस से होते हुए भी ले सकते हो, कि मान लो ये प्रकाश की किरण है जो कहां से गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। और बच्चों यदि ये फोकस से होकर गुजरेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर लौटेगी। कैसे लौटेगी बच्चों? प्रधान अक्ष के समानांतर। तो अब देखो ये दोनों ही परावर्तित किरणें, ये भी एक परावर्तित किरण है और ये भी एक परावर्तित किरण है, तो दोनों ही परावर्तित किरणें बच्चों इस बिंदु पर मिल रही है। इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब भी इसी बिंदु पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों? और इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे बच्चों? तो इसका नाम रखेंगे ए डैश और क्या रखेंगे? बी डैश। क्या रखेंगे बच्चों इसका? ए डैश और क्या? बी डैश। अब देखो चूंकि ये आपतित किरण थी, ये भी आपतित किरण थी, लेकिन ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, तो दोनों ही परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिली उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बना। और प्रतिबिंब देखो बच्चों कहां बन रहा है? तो एफ और सी के बीच में। प्रतिबिंब मुझे बताओ, प्रतिबिंब का आकार तुमको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि वस्तु से थोड़ा छोटा है? हाँ लग रहा है। तो बच्चों हमको अब क्या क्या लिखना है? हमको अब लिखना है बच्चों प्रतिबिंब के बारे में क्या सब? तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहां बन रहा है ये मुझे बताओ बच्चों। प्रतिबिंब जो है ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, तो हम लोग लिखेंगे एफ एंड सी के बीच, एफ एंड सी के बीच। दूसरा क्या बच्चों? दूसरा प्रतिबिंब का आकार। दूसरा क्या बच्चों? प्रतिबिंब का आकार। आप लोग मुझे बताओ कि प्रतिबिंब का आकार कैसा दिख रहा है? वस्तु से छोटा दिख रहा है कि वस्तु से बड़ा दिख रहा है? आप लोग कहोगे बच्चों वस्तु से छोटा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा है कि नहीं? वस्तु से छोटा दिख रहा है ना। अब अगर मैं आपको कहूं बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो इसके बारे में आपको याद रखना है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है। तो बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति का अर्थ हुआ कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो मैंने क्या कहा आपको कि जो प्रतिबिंब है वो चूंकि किरणों के वास्तव में मिलने से बन रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा बच्चों? वास्तविक होगा। और यदि वास्तविक है तो क्या होगा बच्चों? वास्तविक एवं कैसा? उल्टा। कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा। क्या ये बातें याद रहेगी आपको? चलो बच्चों ये भी दूसरा हमने पॉइंट पढ़ लिया। पहला केस था कि जब वस्तु को कहां रखे थे? अनंत पर रखे थे, तो कहां प्रतिबिंब बन रहा था? फोकस पर बन रहा था। अब बच्चों हमने क्या किया? वस्तु को थोड़ा दर्पण के करीब लाया, और करीब लाने का अर्थ है बच्चों कि अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे। आप एक चीज और नोटिस करो, जब हम वस्तु को दर्पण के करीब ला रहे हैं ना, तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर भाग रहा है। देखो ना, जब अनंत पे था वस्तु तो प्रतिबिंब उसका बन रहा था फोकस पर, और जब थोड़ा और करीब लाए वस्तु को तो अब जो है प्रतिबिंब फोकस से दूर जा रहा है, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। ये दूसरा केस था। इस केस में यह भी याद रखना है बच्चों कि प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होती है। तो बच्चों अब जो तीसरा केस है हमारा, वो क्या है? धीरे धीरे हम लोग वस्तु को ना दर्पण के करीब ला रहे हैं, तो अब कितना करीब लाएंगे? अभी अभी तो हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे थे, तो अब और करीब लाने का मतलब है कि अब हम वक्रता केंद्र के ऊपर ही रखेंगे वस्तु को। तो बच्चों तीसरा जो हमारा केस है वो कौन सा है? तीसरा केस कौन सा है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। कहां पर रखा जाए बच्चों? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। दिस इज द थर्ड केस।
इसमें हम लोग बच्चों कहां रख रहे हैं वस्तु को? वक्रता केंद्र के ऊपर। अब हमको क्या करना है? डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे। ये मान लो बच्चों एक दर्पण है, और दर्पण का नाम क्या है? तो बच्चों ये मान लो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण में ये क्या है? तो ये मान लो प्रधान अक्ष है, और ये मान लो बच्चों पोल है, ये उसका फोकस है, और ये क्या है? उसका वक्रता केंद्र सी है। और बच्चों अब हम वस्तु को रख कहां रहे हैं? तो वस्तु को ना हम वक्रता केंद्र के ऊपर रख रहे हैं। तो सबसे पहले एक वस्तु बना लो। ये मान लो वस्तु है। वस्तु का नाम हमने क्या रखा बच्चों? ए बी। वस्तु का नाम हमने क्या रखा? ए बी। अब यदि इसका प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, और मैंने क्या कहा कि हमेशा एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर लेना है। तो आप क्या करो, एक किरण ऐसा लो जो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती हो। तो बच्चों मुझे बताओ कि जब इस किरण का दर्पण से परावर्तन होगा तो ये कहां से होकर लौटेगी? तो जाहिर सी बात है भाई, ये फोकस से होकर ही लौटेगी। कहां से होकर लौटेगी बच्चों? फोकस से होकर ही लौटेगी, है ना। अब दूसरा किरण कौन सा लें? आप दूसरा किरण P से होते हुए भी ले सकते हो, दूसरा किरण बच्चों F से होते हुए भी ले सकते हो। तो चलो हम दूसरा किरण ना P से होते हुए ही लेते हैं। कहां से होते हुए लेते हैं बच्चों? P से। P का मतलब बच्चों क्या? पोल। अब चूंकि दूसरा किरण पोल पर लिए हैं तो यहां जितना कोण बना, मतलब आपतित किरण प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए आपतित हुई है उतना ही कोण बनाते हुए ये क्या करेगी? लौटेगी। तो बच्चों चलो इसको लौटाते हैं। तो बच्चों ये जो प्रकाश की किरण है ये कहां से होकर लौटेगी? तो मान लो ये इस होकर लौटी, यहां मान लो। 1 मिनट। ये मान लो यहां से होकर लौटी। अब बच्चों देखो क्या होगा कि ये आई है तो ये भी उतना ही कोण बनेगा। चलो इसको मान लेते हैं कितना बच्चों? आर। लेकिन एक बात तुम देखो, ये परावर्तित किरण और ये भी कौन सी किरण? परावर्तित किरण। और ये दोनों ही किरणें बच्चों इस बिंदु पर आके मिल रही है। इसका मतलब इस बिंदु पर ही क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस बिंदु पर ही क्या मिलेगा बच्चों? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यही हो जाएगा बच्चों वस्तु का क्या? प्रतिबिंब। बच्चों ये सी था हमारा, ये क्या था हमारा? सी था। ये हमारा सी का मतलब बच्चों वक्रता केंद्र था, इसको सी मान लेंगे। लेकिन चूंकि ये प्रतिबिंब बना तो प्रतिबिंब के कारण इसको ए डैश और क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? बी डैश। तो देखो आपने क्या देखा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रखा जाता है, कहां रखा जाता है? वक्रता केंद्र के ऊपर, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है। उसका प्रतिबिंब भी कहां बनता है? वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है। अब देखो और भी क्या क्या चीजें इसमें हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों? कि प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले आपको याद रखना है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बच्चों क्या? सी पर। सी का मतलब है वक्रता केंद्र पर। दूसरा क्या है कि आप मुझे बताओ प्रतिबिंब का आकार कैसा है? प्रतिबिंब का आकार कैसा है? अगर आप देखो प्रतिबिंब तो बच्चों इसमें याद रखना है, आप एक 2 चीजें याद रखो हमेशा। क्या? कि जब हम वस्तु को दर्पण के करीब लाते हैं ना, जब हम वस्तु को दर्पण के करीब लाते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागता है। लेकिन बच्चों लेकिन याद रखना है जो प्रतिबिंब का आकार है वो बढ़ता जाता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होते जाता है बच्चों? बढ़ता जाता है। तो बच्चों इसमें प्रतिबिंब का आकार देखो पहले बिंदु जैसा था, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन अभी भी वस्तु से छोटा था। लेकिन इस बार बच्चों प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे बच्चों? वस्तु के बराबर। क्या? वस्तु के बराबर। तीसरा जो केस होगा बच्चों वो क्या? प्रतिबिंब की प्रकृति। बच्चों तीसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है? प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है? तो बच्चों इसमें आपको याद रखना है कि इसमें भी चूंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही है तो वास्तविक वह कैसा हो जाएगा बच्चों? उल्टा।
तो इसमें क्या याद रखना है कि प्रतिबिंब सी पर बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टा होती है। क्या आप सबको याद रहेगा? ऑफ कोर्स। चलो बच्चों, बिना टाइम गवाए हम लोग जल्दी से चौथा केस की तरफ बढ़ते हैं और मुझे बताओ बच्चों, चौथा जो केस है वो क्या होना चाहिए? चौथा केस है बच्चों, अब हम लोग वस्तु को इससे पहले वाले केस में वक्रता केंद्र के ऊपर रखे थे, अब और थोड़ा करीब लाओ, और थोड़ा करीब का मतलब अब वक्रता केंद्र के और थोड़ा अंदर आएगा, और लेकिन फोकस के पहले। तो इसका मतलब क्या है कि जब वस्तु को, जब किसको बच्चों, वस्तु को C एंड F के बीच रखा जाता है, बीच रखा जाता है। जब वस्तु को कहां रखा जाता है बच्चों? C एंड F के बीच रखा जाता है। अब आपको देखो इमेज फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, फिर से अवतल दर्पण बनाओ। कौन सा दर्पण बनाना है आपको? अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक प्रधान अक्ष खींचेंगे। कौन सा अक्ष खींचेंगे बच्चों? प्रधान अक्ष खींचेंगे, है ना। अब देखो इसमें ये इसका हो गया फोकस, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, और बच्चों ये इसका हो गया ध्रुव P। वस्तु को इससे पहले वाले केस में वक्रता केंद्र के ऊपर रखे थे, अब वस्तु को C और F के बीच रखेंगे। कहां रखेंगे बच्चों? C और F के बीच। ये मान लो वस्तु है, वस्तु का नाम हमने दिया है AB, वस्तु का नाम हमने क्या दिया? AB। अब यदि इसका प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए फिर से दो किरण चाहिए, और पहला किरण हमेशा हम प्रधान अक्ष के समांतर लेते हैं, तो ये किरण बच्चों प्रधान अक्ष के समांतर लिए। अब ये किरणें कहां से होकर गुजरेगी बच्चों? तो ये किरण गुजरेगी फोकस से होकर। तो चलो इसको पास करवा दिए, कहां से होकर बच्चों? फोकस से। तो ये परावर्तित किरण हो गई। दूसरा कौन सा किरण लेना है हमको? तो बच्चों दूसरा किरण मान लो इस बार फोकस से होते हुए लेते। आप कोई भी दो किरण ले सकते हैं, आपको मैंने 4 टाइप का केस बताया है ना प्रतिबिंब बनाने के नियम में, आप चारों में से कोई भी दो किरण चूज कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। अब देखो बच्चों कि अब ये जो किरण है जो हमने फोकस से होकर लिया है, जब इसका परावर्तन होगा तो ये कहां से होकर लौटेगी? तो बच्चों ये लौटेगी आपको कहां से होते हुए? ये लौटेगी आपको प्रधान अक्ष के समांतर, है कि नहीं। चूंकि बच्चों, चूंकि ये जो किरण है ये फोकस से होकर आई है, तो ये लौटेगी कहां बच्चों? प्रधान अक्ष के समांतर। कहां लौटेगी बच्चों? प्रधान अक्ष के समांतर। अगर ये प्रधान अक्ष के समांतर लौट रही है, इसका मतलब यहां पर ये दोनों ही परावर्तित किरणें क्या हो रही है? मिल रही है। यदि ये दोनों ही परावर्तित किरणें यहां पर मिल रही है, इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। तो बच्चों प्रतिबिंब का नाम क्या रखेंगे? प्रतिबिंब का नाम रखेंगे A' और क्या बच्चों? B'। आप देखो क्या है कि जब वस्तु को C और F के बीच रखते हैं, कहां रखते हैं बच्चों? C और F के बीच, तो उसका प्रतिबिंब देखो अब दर्पण से और दूर हट गया। और दूर का मतलब है कि जब C पर रखे थे वस्तु को तो C पर बन रहा था, अब जब C से और थोड़ा करीब ले गए दर्पण के तो प्रतिबिंब और दूर हो गया। और दूर होने का मतलब C के परे, और C के परे को आप बच्चों ऐसे भी कह सकते हो अनंत और C के बीच, है ना। तो बच्चों इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? अब प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति में बच्चों क्या लिखेंगे कि वहां कहां बन रहा है प्रतिबिंब? तो C के परे। आप ये भी लिख सकते हो, या बच्चों आप लोग ये लिख सकते हो कि C और अनंत के बीच। दूसरा क्या बच्चों? दूसरा यदि आपसे पूछे प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार, तो बच्चों इस बार आप ये बात ध्यान देना कि प्रतिबिंब का आकार आपको लग रहा होगा कि वस्तु के आकार से थोड़ा सा क्या है? बड़ा है। तो इस बार याद रखना, केवल लिखना वस्तु के आकार से बड़ा। क्या याद रखना बच्चों इसमें? वस्तु से बड़ा। क्या? वस्तु से बड़ा, याद रहेगा। अब बच्चों देखो तीसरा चीज इसमें भी आपको याद रखना है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चों है कैसा? तो चूंकि ये भी किरणें जो है ना वास्तव में मिल रही है, और यदि वास्तव में मिल रही है तो बच्चों जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? वास्तविक, वास्तविक व उल्टा। कैसा होगा बच्चों?
वास्तविक व कैसा, उल्टा। तो ये बच्चों हमारा चौथा केस था। अब हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा पांचवा केस होगा इसमें। और बच्चों पांचवा केस कौन सा होना चाहिए, तो देखो पांचवा केस हमारा होगा क्या, अभी इससे पहले हम वस्तु को सी और एफ के बीच रखे थे, अब वस्तु को दर्पण के और करीब लेकर जाएंगे, और करीब लेकर जाने का अर्थ है बच्चों कि अब हम लोग वस्तु को दर्पण के फोकस पर रखेंगे। कहां रखेंगे बच्चों, दर्पण के फोकस पर, है ना। तो देखो ये मान लो एक दर्पण है, अवतल दर्पण, ये उसका क्या है, अरे भाई एक मिनट बच्चों, ये मान लेते हैं क्या है इसका, ये मान लो इसका प्रधान अक्ष है कि नहीं, और ये इसका बच्चों पोल है, ये फोकस है, और ये इसका वक्रता केंद्र है। तो केस में क्या लिखेंगे बच्चों, जब वस्तु कहां पर हो बच्चों, फोकस पर हो, कहां पर हो, फोकस पर हो। जब वस्तु कहां पर हो बच्चों, फोकस पर हो। तो अब वस्तु को हम लोग फोकस पर रख रहे हैं, कहां पर रख रहे हैं बच्चों, फोकस पर रख रहे हैं। तो यहां चलो एक वस्तु बना दिए, वस्तु का नाम क्या रखे, ए बी। वस्तु का नाम क्या रखे हमने बच्चों, ए बी। ठीक, अब यदि इसका प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें चाहिए। एक किरण हमेशा हम कैसा लेते हैं, प्रधानक के समांतर। तो चलो जल्दी से एक किरण खींच दो बिना टाइम गवाए हुए, कैसा, प्रधानक के समांतर खींच दिए। ये कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। मान लो कि ये फोकस से होके गई। अब दूसरा किरण कौन सा लेंगे बच्चों, तो देखो ये लाइन सीधी होनी चाहिए बच्चों आपका। मैं यहां स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं तो मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ी हो सकती है, लेकिन आप लोग क्या करना, प्रयास करना स्केल से बनाएं, स्केल से एकदम एक्यूरेट फिगर बनेगा आपका। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे करना है, बाकी आप अपने कॉपी में या फिर एग्जाम में जितना अच्छे से बनाओगे, एग्जामिनर आपका नंबर उतना ही अच्छा देगा। अब बच्चों देखो दूसरा किरण इसमें कौन सा लोगे, दूसरा किरण आप पोल से होते हुए भी ले सकते हो, या फिर बच्चों वक्रता केंद्र से होते हुए भी ले सकते हो। मान लो बच्चों एक किरण है, अरे भाई साहब, एक किरण है जो कहां से होते हुए आ रही है बच्चों, वक्रता केंद्र से होते हुए गई। तो चूंकि ये किरण अगर हम ऐसा मानते हैं कि वक्रता केंद्र से होते हुए गई है, तो परावर्तन के बाद ये इसी पथ पर लौटेगी कि नहीं लौटेगी बच्चों, इसी पथ पर लौटेगी। यदि इसी पथ पर लौटेगी तो बच्चों हम लोग ये मान लेंगे कि ये किरणें एकदम कहां जाके मिलती है, तो ये किरणें एकदम से अनंत पर जाके मिलती है। कहां जाकर मिलती है बच्चों, अनंत पर जाकर मिलती है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर दिखाना है आपको। कैसे दिखाना बच्चों, इन दोनों को एक दूसरे के समांतर। और चूंकि एक दूसरे के समांतर अगर आपको दिखाना है तो बच्चों आप लोग ये मान के चलना कि ये जो है ना, ये किरणें कहां जाकर मिलेगी, अनंत पर जाके मिलेगी। कहां जाकर मिलेगी बच्चों, अनंत पर जाके मिलेगी। कहां जाकर मिलेगी बच्चों, अनंत पर जाके मिलेगी। क्या ये बातें याद रहेगा आपको। तो बच्चों इसमें और क्या याद रखना है आपको कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है, मतलब बच्चों आपको याद रखना है प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या याद रखना है, प्रतिबिंब की प्रकृति। कैसा प्रतिबिंब है बच्चों, तो प्रतिबिंब की प्रकृति इसमें पहले लिख दिए। तो प्रतिबिंब चूंकि अनंत पर जाकर मिल रही है, लेकिन मिल तो रही है ना, तो लिखेंगे वास्तविक। क्या लिखेंगे बच्चों, वास्तविक व उल्टा। क्या लिखेंगे, वास्तविक व उल्टा। दूसरा अगर मैं कहूं बच्चों प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मैंने मतलब बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो बच्चों प्रतिबिंब बन रहा है आपका कहां पर, अनंत पर। क्या लिखेंगे इसमें, अनंत पर। ठीक है, तीसरा जो बच्चों है इसमें क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो बच्चों इसमें हम लोग देंगे प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन रहा है। कितना बड़ा बन रहा है बच्चों, बहुत बड़ा। क्योंकि मैंने आपको एक बात कहा याद रखने के लिए कि जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के करीब लेकर जाते हैं ना, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता जाता है ना बच्चों। चलो उम्मीद है कि आपको याद रहना चाहिए। चलो बच्चों अब अंतिम केस की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण केस है। क्योंकि आप भी जानते हो बच्चों अवतल दर्पण ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। मतलब बच्चों उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है ना। तो चलो अब जो अगला केस है हमारा वो क्या है बच्चों, 6 नंबर केस। 6 नंबर केस है आपका बच्चों क्या, कि जब वस्तु कहां स्थित है बच्चों, जब वस्तु को हम लोग रखेंगे कहां पर, F व
पी के बीच। एफ का मतलब बच्चों फोकस और पी का मतलब पोल मतलब ध्रुव के बीच हो। कहां हो? एफ व पी के बीच हो, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? तो बच्चों देखो, फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये मान लो अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण बच्चों? अवतल दर्पण। ये उसका प्रधान अक्ष, ये क्या है बच्चों? प्रधान अक्ष। ठीक है, अब अगर ये प्रधान अक्ष है तो ये इसका हम लोग मान लेते हैं पोल, ये मान लेते हैं फोकस, और ये क्या मान लेते हैं बच्चों? वक्रता केंद्र। वस्तु को ना एफ व पी के बीच रखे हैं, तो चलो यहां एक वस्तु बनाते हैं। ये वस्तु देख लो बच्चों, दिख रहा होगा आप सबको। वस्तु का नाम हमने क्या रखा है? ए बी। वस्तु का नाम हमने क्या रखा है? ए बी। अब चूंकि ये वस्तु है ए बी, और यदि इसका प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमको कितनी किरणें चाहिए? 2 किरण चाहिए। तो बच्चों 2 किरण लेंगे। एक कौन सा? एक जो प्रधान अक्ष के समांतर हो, और यदि बच्चों ये प्रधान अक्ष के समांतर है तो ये कहां से होकर लौटेगी? फोकस से होकर लौटेगी, है ना। अब बच्चों दूसरा कौन सा किरण लें? बच्चों दूसरा किरण हम ले रहे हैं जो मान लो बच्चों कहां से? फिर से वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित हो रही है। कहां से होते हुए आपतित हो रही है बच्चों? वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित हो रही है। बच्चों यदि ये वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित हुई तो आप भी जानते हो कि दर्पण से परावर्तन के बाद ये इसी पथ पर लौटेगी कि नहीं लौटेगी? लौटेगी। अब बच्चों एक बात देखो कि ये दोनों किरणें इधर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन बच्चों यदि आप इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाओ, यदि आप इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ आप स्केल से बढ़ाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों ही किरणें पीछे किसी न किसी बिंदु पर क्या कर रही है बच्चों? मिल रही है। ये दोनों ही किरणें क्या हो रही है? पीछे किसी न किसी बिंदु पर मिल रही है। तो बच्चों यहां पर ये किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, आपको ऐसा महसूस होगा कि ये किरणें यहीं से होकर आ रही है। और यदि ऐसा आपको महसूस होगा, इसका मतलब है कि यहां पर आपको एक प्रतिबिंब बनता हुआ दिखलाई पड़ेगा। क्या बनता हुआ दिखलाई पड़ेगा बच्चों? प्रतिबिंब बनता हुआ दिखलाई पड़ेगा। और ये जो प्रतिबिंब होगा ना, इसका मतलब ये बच्चों किस तरह का प्रतिबिंब होगा? ये काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा बच्चों? काल्पनिक प्रतिबिंब। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। कौन सा केस है बच्चों? वीवीआई केस है। इसके बारे में एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, इस डायग्राम को बनाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है बच्चों? फिर से वही चीजें लिखनी है। क्या? कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है। तो बच्चों इसमें आपको याद रखना है, प्रतिबिंब की स्थिति में, प्रतिबिंब की स्थिति, ये एकमात्र केस है जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो हम लोग को लिखना दर्पण के पीछे। क्या लिखना बच्चों? दर्पण के पीछे। ठीक, अब देखो दूसरा बच्चों प्रतिबिंब का आकार कैसा है। यदि मैं कहूं प्रतिबिंब का आकार, क्या कहूं बच्चों आपको मैं? प्रतिबिंब का आकार। तो बच्चों आकार मैंने आपको पहले ही कह दिया, जैसे जैसे वस्तु को करीब लेके जाओ दर्पण के, आकार बढ़ता जाएगा। और जब हम पोल और फोकस के एकदम बीच रखे तो वस्तु का आकार काफी बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत ही बड़ा। क्या? बहुत ही बड़ा। ठीक, और बच्चों यदि मैं प्रतिबिंब की प्रकृति पूछूं तो आप सबको पता चल गया कि एकमात्र केस है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी बच्चों? काल्पनिक। क्या होगी? काल्पनिक। और यदि काल्पनिक है तो सीधा भी होगा। कैसा होगा बच्चों? काल्पनिक व सीधा। बच्चों ये 6 केस था अवतल दर्पण का। मुझे बताओ क्या ये चीजें आपको याद रहेगी? डायग्राम कैसे बनाना है? तो 2 चीजें याद रखना बच्चों। डायग्राम बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणों की जरूरत पड़ती है? 2 किरणों की। रूल याद रखना कि यदि कोई किरण तुम प्रधानक्ष के समांतर लेते हो तो परावर्तन के बाद उसको फोकस से होके पास करवाना। यदि कोई किरण मान लो बच्चों फोकस से होके लेते हो तो उसको प्रधानक्ष के समानांतर भेजना परावर्तन के बाद। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होते हुए लेते हो तो उसको उसी पथ पर लौटा देना, है ना बच्चों। अब और क्या चीजें याद रखनी है इसमें कि बच्चों हम आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के करीब लाते थे उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागते जाता था और उसका प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता जाता था। और ये केस आपको अलग से याद रखना है क्या कि जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं ना
तो ये एक मात्र ऐसा केस है अवतल दर्पण में जब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनता है और बड़ा बनता है वस्तु से, है ना बच्चों। तो उम्मीद है कि ये जो आज का क्लास था, ये 6 का 6 जो आज मैंने आपको डायग्राम बताए हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना में, बच्चों ये सारा का सारा डायग्राम आपको समझ में आया होगा, है ना बच्चों। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप अपने कॉपी में इसको बना सकते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा मैं यहीं रखता हूं और कल मैं आप लोगों को बच्चों थ्योरी, कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं थ्योरी बताऊंगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। ये जो लेक्चर था बच्चों ये परावर्तन से संबंधित था, अब हम लोग अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। और बच्चों अपवर्तन से संबंधित मैं आपके सामने 2 रिकॉर्डेड वीडियो लाऊंगा और उसके बाद बच्चों हम पूरा जो परावर्तन और अपवर्तन से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनका बच्चों मैं लाइव क्लास दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।